नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल टू सेपरेट डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लावर पेटल्स और इंक। तो कलर्ड पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक होती है उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सब्लिमेशन कहा जाएगा। डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं? जो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करते हैं। बस ये याद रखना है, जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होना चाहिए डिस्टिलेशन में जो सेपरेट करते हैं ऐसे लिक्विड्स का, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग चीज़ों को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग जगह चले जाते हैं, दूर चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर की तरफ रह जाएंगे। ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? जो कोलाइडल होते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं वो शो करते हैं। अब इसमें हमको ये जानना है कोलाइड है कौन सा। तो सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये दोनों के दोनों अगर देखे जाएं तो ये ट्रू सोल्यूशन में आ जाएंगे। मिल्क जो है यही एक कोलाइड है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें कहा गया टू इमिक्सिबल लिक्विड्स। इमिक्सिबल का मतलब ये होता है जो आपस में घुल नहीं पाते हैं, जो आपस में घुलेंगे नहीं। ऐसे लिक्विड्स के बारे में बात हो रही है। अब इनकी डिफरेंट डेंसिटीज है, डेंसिटीज भी अलग अलग है। इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा? तो इनको सेपरेट करने का जो तरीका है वो सेपरेटिंग फनल है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये मेनली मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करता है, और ये मिक्सिबल लिक्विड्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दोनों लिक्विड्स के बीच में वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिल्टर पेपर तो बेसिक है कि लिक्विड को सॉलिड से, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड से सेपरेट करना है। फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। लिबिक कंडेंसर का कोई खास काम यहाँ पर नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर एक ब्लैंक दिया गया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कहा गया, नेम द सेपरेशन प्रोसेस यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्यों होगा ये हमको याद रखना है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। सब्लिमेटिंग सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि ये सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। ये हो गया, अगर मान लो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दिया होता, सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस, उसका उसका भी अगर किसी के साथ मिक्सचर होता तो वो भी हम लोग सब्लिमेशन ही यूज करते सेपरेट करने के लिए। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे जो 2 नंबर के आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंशिएट करना है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच सेम कॉम्पोजिशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट। तो सेम कॉम्पोजिशन हम लोग को लिखना पड़ेगा, इज प्रेजेंट थ्रू आउट, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और जहां पर कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पर सेम कॉम्पोजिशन नहीं होता, डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट होते हैं, तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट इन वाटर, या सॉल्ट इन वाटर, या सॉल्ट सोल्यूशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैंड इन वाटर हो जाएगा या मड इन वाटर हो जाएगा? सैंड इन वाटर। तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया, व्हाई डू पार्टिकल्स इन सस्पेंशन सेटल डाउन। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे सेटल नहीं होंगे। अब सेटल कौन चीज होती है? जो भारी होती है। इसका मतलब क्या हो गया? जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज अगर देखा जाए तो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है या इसके आसपास का होता है।
अब क्योंकि इसका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, इसका मतलब ज्यादा है, तो ये अगर अनडिस्टर्ब रखा जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इनका पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो साइज छोटा है क्योंकि पार्टिकल्स का, तो वो ग्रेविटी का एक्शन उतना अच्छा नहीं लग पाता, जिसकी वजह से सेटल डाउन नहीं होंगे। तो ग्रेविटी मेन यहाँ पर की टर्म है जो लिखना जरूरी है, और दूसरा साइज, जिसका साइज ज्यादा है वो ज्यादा भारी होगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज छोटे होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, तो उसमें ग्रेविटी कम लगेगी, मतलब उस पर वेट कम होगा उसका, तो सेटल नहीं होगा। यही इसका सीधे सीधे आंसर लिख देना है। इसमें कहा गया सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट। तो सॉल्यूट का मास जो हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिखेंगे, ये हो गया 40 ग्राम। इसके बाद क्या दिया गया है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट वाटर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, ये आ गया 320 ग्राम आ गया। अब पहली चीज तो ये है कि मास ऑफ सोल्यूशन हमको पता होना चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों का मास ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 40 प्लस 320 मतलब 360 ग्राम हो जाएगा। क्या पूछा गया था, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। बहुत आसान है, कंसेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपन मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना था, ये था हमारे पास में 40, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 360 है, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 4 9 जा 36, तो 9 हो गया, 100/9 आ रहा है। 100/9 की वैल्यू अगर देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 11.11 परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में कंप्लीट द कंपैरिजन टेबल, तो एक टेबल दी गई है, इसको कंप्लीट करना है, ये कहा गया है। इसमें जैसे ट्रू सॉल्यूशन एक तरफ दे दिया गया, दूसरे तरफ कोलाइड। अब कोलाइड में यहाँ पे स्पेस छूटी है, इसका मतलब बताना है कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होगा। इसी तरीके से स्टेबिलिटी पूछी गई है, तो यहाँ पर जैसे बोला गया है कि ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है, तो पार्टिकल साइज इसका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है ट्रू सॉल्यूशन का। कोलाइड का होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। ये कोलाइडल पार्टिकल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज है। स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, सेटल डाउन ये नहीं होंगे। ठीक है, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर देखा जाए सस्पेंशन में, सस्पेंशन स्टेबल होंगे, और अगर इनको स्टिल रख दिया जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के तो ये नीचे सेटल हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट देखा जाएगा तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो नो टिंडल इफेक्ट या नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें होगी। ठीक है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही थी कोलाइड में, यहाँ पे भी स्कैटरिंग होती है। बस ये याद रखना है कि सस्पेंशन में तब तक स्कैटरिंग होगी जब तक जो पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें कहा गया आउटलाइन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ड्राई मिक्सचर कंटेनिंग सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड कैम्फर। तो कैम्फर को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अब एक बॉक्स है मान लेते हैं, इस बॉक्स में तीनों चीजें थी। अब पहले क्या किया गया, थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा तो कैम्फर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट करके हम चाहें तो यहाँ पे एक मतलब एक स्टॉप कॉक टाइप का लगा सकते हैं, स्टॉपर लगा सकते हैं, वहां पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रुई रुई रख के वहां पे कलेक्ट हो जाता है, तो कैम्फर कलेक्ट हो जाएगा। अब अंदर जो बची वो दो चीजें बची, सैंड बचा और कॉमन सॉल्ट बचा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वाटर पुट करना पड़ेगा। अब जब वाटर पुट करेंगे तो दो चीजें होंगी, पहला क्या है, सैंड तो वाटर में नहीं मिक्स होगा, लेकिन जो वाटर है वो कॉमन सॉल्ट में डिजोल्व हो जाएगा, और जब डिजोल्व हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर देंगे तुरंत। फिल, फिल्ट्रेशन से क्या होगा, सैंड सेपरेट हो जाएगी, और वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो हम लोग को अलग मिल जाएगा। अब हम लोग को सॉल्ट सोल्यूशन मिल गया। अब हमारे पास दो चीजें सेपरेट हो चुकी हैं, कैम्फर सेपरेट हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या सेपरेट हो गया, सैंड सेपरेट हो गई। अब बचा हमारे पास वाटर और सॉल्ट, इसमें से सॉल्ट निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेशन कर देंगे, मतलब इसको बॉयल करेंगे, पानी इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बचेगा। तो तीन प्रोसेस इसमें मेनली इन्वॉल्व है। पहला जो इन्वॉल्व है वो क्या है, सब्लिमेशन है, दूसरा फिल्ट्रेशन है, और तीसरा अगर देखा जाए तो वो क्या है, इवापोरेशन या बॉइलिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th,
तो यहाँ पर बोला गया है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमने देखिए प्रिंसिपल लिख दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेनली कैसे काम करता है, ये मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करता है, और वो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट किस हिसाब से करेगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से करता है। मतलब जो लिक्विड्स थे उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दोनों का कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक का अगर 100 है तो दूसरे का 76 हो सकता है, 77 हो सकता है, 75 से कम नहीं हो सकता। ठीक है। और इसमें करते क्या है, रिपीटेड वेपराइजेशन करते हैं और कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में करते हैं। तो एफसी का मतलब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। इसमें बी पार्ट है। बी पार्ट में कहा गया वाई इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रेफर्ड ओवर सिंपल डिस्टिलेशन फॉर सेपरेटिंग मिक्सिबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें कहा गया है वाई इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रेफर्ड ओवर सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम प्रेफर करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन पे जब हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं और मिक्सिबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो देखो होता क्या है इसमें इसमें ये समझना है कि जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होता है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट जब बहुत ही क्लोज होता है, तो वेपर्स जो होंगे लिक्विड्स के, दो लिक्विड है ना, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत ही पास पास है तो इनके जो गर्म करेंगे, इनको बॉयल करेंगे, तो वेपर साथ में इनके राइज होते हैं। अब जब साथ में ही वेपर्स राइज होंगे साइमल्टेनियसली, जब वेपर राइज होते हैं तो होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर देगा, मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देगा। और ये मोर सरफेस एरिया क्या करेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड, मतलब जो ऐसा लिक्विड था जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, उसको पहले कंडेंस करा देगा, उसको पहले राइज कराएगा, पहले कंडेंस करा देगा, और वो आसानी से मतलब सेपरेट हो जाएगा। ऐसे इसमें समझा जा सकता है। यही इसका आंसर हम लोग को लिखना है। पहला पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, what is saturated solution? Saturated solution is that solution in which no more solute could be dissolved at a given temperature. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें जितना सोल्यूबल होना था चीजों को, सोल्यूबल हो चुका है, उसके बाद अब सोल्यूबिलिटी उसकी खत्म हो चुकी है, आगे वो कोई भी चीज उसमें डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है। और पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस सोल्यूशन को कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन। बी में कहा गया व्हाट हैपेंस टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन व्हेन इट इज हीटेड। अब अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन था जिसमें चीजों को हम लोग डिसॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसको गर्म किया गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें चीजों को और ऐड किया जा सकता है। सी पार्ट में कहा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल डाउन स्लोली। अगर कोई हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन था और उसको हम लोग क्या करा रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको कूल करा रहे हैं, तो क्या होगा। तो जब टेम्परेचर को कम करते हैं, तो इसका आंसर हमने लिख दिया है, जैसे जैसे हम लोग कूल करेंगे, एज इट कूल्स, इट मतलब यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको जैसे जैसे हम ठंडा करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और जो होगा क्या, जो एक्सेस डिजोल्व सॉल्ट्स थे उसके अंदर, मतलब जो एक्सेस में एक्सेस जो सॉल्ट्स डिजोल्व हो चुके थे उसके अंदर, वो अब बाहर आने लग जाएंगे, प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये चीज होगी अगर किसी भी हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम लोग कूल डाउन करते हैं। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें मेनली प्रिंसिपल पूछा गया है कि मतलब कैसे काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन को तेजी से स्पिन करते हैं, तो व्हेन वी स्पिन अ सॉल्यूशन वेरी फास्टली, तो होता क्या है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसर पार्टिकल्स डाउन सेटल हो जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। इट सेटल्स डाउन, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे ये ऊपर क्या करने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। अगले में बोला गया है टू एवरीडे और क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की दो एप्लीकेशंस पूछी गई, मतलब कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मेनली दो प्रिंसिपल पूछे गए, दो एप्लीकेशंस पूछे गए हैं। तो हम लोग वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, वहां पे भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी यही प्रिंसिपल यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का।
और तीसरा क्या है कि मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि क्रीम जो है उसकी डेंसिटी अलग होती है, मिल्क के पार्टिकल्स की डेंसिटी अलग होती है, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड में कहा गया कि वाई आर ब्लड सेल सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड प्लाज्मा ड्यूरिंग हाई स्पीड स्पिनिंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया वाई आर ब्लड सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड प्लाज्मा ड्यूरिंग हाई स्पीड स्पिनिंग। तो ब्लड सेल्स का मतलब यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। अब रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो अगर तेज़ी से इसको स्पिन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाते हैं, और लिक्विड प्लाज्मा जो होंगे वो ऊपर आराम से अलग दिखाई पड़ेंगे। तो इस वजह से इस तरीके से हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ए में कहा गया 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब ये सॉल्यूट का मास दिया गया है हम लोग को। ये 225 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट का मास दिया है। दोनों को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। कंसंट्रेशन पूछा गया, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 25 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 250 इंटू 100। ये 10 से कटेगा, 0 कट जाएगा, 10% आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में कहा गया हाउ इज क्रिस्टलाइजेशन अ बेटर टेक्निक देन सिंपल इवापोरेशन टू ड्राइनेस फॉर रिकवरिंग प्योर सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम सॉल्यूशन। अब होता क्या है, इवापोरेशन के केस में जो प्योर सॉल्युबल सॉलिड क्रिएट होगा, अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये डिकम्पोज हो सकता है। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा छोटे छोटे अदर सब्सटेंसेस में। जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर प्योर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्योर सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि प्योर सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब प्योर हमको चीजें मिलेंगी, इसी वजह से क्रिस्टलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है ओवर इवापोरेशन। तो इवापोरेशन में हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्सटेंस डिकम्पोज हो सकता है, और क्रिस्टलाइजेशन में क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो प्योर स्टेट में फॉर्म होगा। दैट इज वाई वी प्रेफर क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवापोरेशन। तो यहाँ पर कहा गया है डिफाइन टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ, या द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगले में कहा गया व्हाई डू वी ऑब्जर्व बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट और डस्ट फिल्ड रूम। अब अगर डस्ट फिल्ड रूम है या डेंस फॉरेस्ट है, दोनों के केस में क्या होते हैं, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स होंगे या डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, एयर या डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं ये कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, और इस वजह से जब भी लाइट उसमें पास करी जाती है तो उसमें स्कैटरिंग हो जाती है। तो इसी वजह से हमको बीम ऑफ लाइट क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर बतानी है। इसमें कहा गया है बी पार्ट में कैन टू इमिक्सिबल, इमिक्सिबल का मतलब है दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। हैविंग एग्जैक्ट सेम, लेकिन यहाँ पर कहा गया मिक्सिबल नहीं है, लेकिन दोनों की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सेम है। बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल से हम लोग हमेशा उन्हीं चीजों को सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है लिक्विड्स की। तो यहाँ पर पूछा गया क्या इनको सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि सेम डेंसिटी है तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों इमिक्सिबल लिक्विड्स थे, दोनों की जब डेंसिटी सेम होगी तो वो सेम लेयर बना देंगे, इमल्शन का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकते हैं कि इमल्शन का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेयर जो अलग अलग दिखाई पड़नी चाहिए वो लेयर हम लोग को नहीं दिखती है। ठीक है, और क्योंकि लेयर अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी, दोनों के दोनों मिक्स हो चुके होंगे, मतलब ये समझा जा सकता है कि इसमें लेयर अलग अलग नहीं दिखेगी। मतलब ये इमल्शन एक सब्सटेंस होता है, सोल्यूशन होता है, एक तरीका, एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके का मिक्सचर है इमल्शन, उस फॉर्म में ये बन जाता है, जिस वजह से इनको दोनों को सेपरेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है सेपरेटिंग फनल से। तो बात आती है इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, ये भी पता होना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सी पार्ट है, नेम द सेपरेशन टेक्निक सुटेबल फॉर, मतलब यहाँ पर बताना है सेपरेशन टेक्निक क्या होगी बटर फ्रॉम कर्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है सेपरेटिंग टेक्निक बतानी है, तो बटर फ्रॉम कर्ड, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। इसके बाद केरोसिन एंड वाटर दिया गया है, तो इसमें होगा क्या, जो केरोसिन है उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर नीचे सेटल हो जाएगा, केरोसिन ऊपर दिखाई पड़ेगा, तो लेयर अलग अलग दिखाई पड़ेगी, डेंसिटी अलग है, तो इसमें सेपरेटिंग फनल यूज होगा।
और एसीटोन और वाटर दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है ये 25 डिग्री से ज्यादा होता है। दोनों लिक्विड हैं, 25 डिग्री से वाटर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रोसेस कौन सा यूज हो जाएगा, डिस्टिलेशन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं।